Good morning, students. Hope you are all doing well. This is the fourth video of the topic constitutional design. Okay, in this videos or in this lecture, we are going to discuss about guiding values of the Indian Constitution. Guiding values of the Indian Constitution. Here are two important words. It is good to understand the proper meaning of these words. The first word is values. What what it means or what is the meaning of values? The principle that help you to decide what is right and wrong and how to act in various situations. इसको डिफाइन करने से पहले हम वैल्यूज़ को जैसे क्या समझते हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र में हम वैल्यूज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नोट हो तो उस पर उसका एक वैल्यू मेंशन रहता है। जैसे 100 की नोट हो तो वो 100 रुपये मूल्य की चीज़ है, नोट है, यानी उसका वैल्यू 100 रुपये है। और उस हिसाब से आप बाज़ार से कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद सकते हैं, यानी यू हैव कैपेसिटी टू बाय 100 रुपीज़ थिंग इन मार्केट। उसी प्रकार समाज में भी कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ होती है एंड हाउ वी डिसाइडेड दैट दिस इज़ द वेरी फंडामेंटल थिंग टू अंडरस्टैंड। जैसे समाज में सोशल वैल्यूज़ होती है, जैसे हमारे परिवार में सिखाया जाता है कि अपने बड़ों बड़ों का सम्मान करिए। तो ये क्या है? एक पारिवारिक मूल्य है या एक सामाजिक मूल्य है। इस मूल्य के माध्यम से हम ये जताते हैं कि अपने बड़ों के प्रति हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही इस लाइन में जो मीनिंग दी गई उसमें कहा गया है कि द प्रिंसिपल, यानी वो मुख्य सिद्धांत, दैट हेल्प यू, जो आपको मदद करते हैं, टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो परिवार में आपको ये सिखाया गया है कि अपने बड़ों का सम्मान करिए और अपना आदर आप प्रकट करके ही तो क्या है, ये समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। और जो उस आदर को नहीं करता उसके आधार पे आप कहते हैं कि वो गलत कर रहा है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी होता है, संवैधानिक मूल्य भी होता है। यानी संविधान में कुछ ऐसी बातों को या कुछ ऐसे प्रिंसिपल को मूलभूत रूप से रखा जाता है जिसके आधार पे हम ये आकलन कर पाएँ कि सरकार जो कर रही है वो संविधान के अनुरूप कर रही है या संविधान के अनुरूप नहीं कर रही है। उसी हिसाब से उसकी आलोचना होती है और उसी हिसाब से उनके कार्यों की प्रशंसा होती है। ठीक, तो द वेरी definition of the value is the principle that help you to decide what is right and wrong and how to act in various situations. उसी प्रकार से दूसरा वर्ड है philosophy, the most fundamental principle underlying one's thought and action. ये भी कुछ वैल्यू जैसा ही है, इसकी भी मीनिंग, लेकिन ये अलग चीज़ है। हिंदी में इसको हम दर्शन कहते हैं, यानी दर्शन यानी देखने का एक तरीका किसी चीज़ को। लेकिन अभी हम दर्शन को डेप्थ में नहीं समझेंगे, आगे चल के जब प्रियम्बल्स पढ़ेंगे तब उसमें और इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आप समझ लीजिए, द मोस्ट फंडामेंटल, यानी जो सबसे मूलभूत या सबसे जरूरी प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, अंडरलाइंग वंस थॉट, जो किसी के विचार और कार्यों को निर्धारित करता है। यानी संविधान के कार्यों विचारों को निर्धारित करने के लिए जो सरकार बनेगी उसकी मूलभूत फिलॉसफी क्या होगी या उसका दर्शन क्या होगा। दीज टू वर्ड दैट डिसाइड आवर नेक्स्ट स्लाइड। हियर द नेक्स्ट स्लाइड इज द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। हमारे यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया आज़ादी के बाद नहीं हुई। वी आर नॉट स्टार्टेड टू मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही वी हैव डिसाइडेड मेनी थिंग दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इफ वी आर गोइंग टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव सर्टेन थिंग्स टू मस्ट इंक्लूड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या सपने थे वो हमारे नेताओं के बातों और विचारों में वो झलकते हैं। ठीक, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था 1828 का नेहरू रिपोर्ट और 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक, तो उसी कड़ी में एक आप जितने भी देखेंगे नेताओं के नाम है संविधान निर्माण सभा में, समिति में, उसमें गांधी जी का नाम कहीं नहीं है। लेकिन गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ रहे, एक तरह से लीडर रहे, तो उनके विचारों की भी महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी विचार में
एक लेख गांधी जी का छपा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उन्होंने जो बातें कही वो क्या थी? आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थेल्ड्रम। अब यहाँ एक चीज समझिए, एक वर्ड है थेल्ड्रम, ओके, एंड पैट्रोनेज। I shall work for an India in which poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसे संविधान के बारे में प्रयास करूंगा या एक ऐसे संविधान की इच्छा रखूंगा जिसमें भारतीयों की सभी दास्ता, थेल्ड्रम मतलब होता है दास्ता, को समाप्त हो जाए और सभी प्रकार के संरक्षण समाप्त हो जाए, और जिसमें जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी प्रभावी रूप से इस देश के निर्माण में अपनी आवाज़ को उठा सके या अपनी भूमिका को समझ सके। एंड एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास, जहाँ पे कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना हो। एंड इंडिया इन विच कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, जहाँ समुदाय आपसी सामंजस्य के साथ रहें। There can be no room in such an India for the curse of untouchability and curse of intoxicity, drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with that and with nothing else। अब देखिए, इसमें गांधी जी उन्हीं वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे संविधान के निर्माण में होनी चाहिए, और जो वैल्यू की परिभाषा हम अभी पढ़े हैं। तो इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं? जब हम थ्रेल्डम को समाप्त यानी दास्ता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी। एंड इक्वलिटी अबाउट व्हाट? हुज इक्वलिटी? यानी सभी नागरिकों की समानता। जब हम बात कर रहे हैं कि एक पोरेस्ट यानी गरीब से गरीब आदमी फील दैट ही हैज़ हिज वॉइस, हैज़ इफेक्टिव वॉइस इन मेकिंग दिस नेशन, तो व्हाट दिस शोज? इट शोज द डिग्निटी ऑफ दैट मैन, यानी उस व्यक्ति की भी एक गरिमा है इस समाज में। उसके अलावा जो अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो भी हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उस डिग्निटी की ही बात कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो यही सारे सपने थे हमारे नेताओं के, जिसको इन्होंने प्रॉमिस किया था और जिसको संविधान के माध्यम से पूरा किया जाना है। ठीक इसी प्रकार के एक और सपने की बात थी जो थी डॉक्टर अंबेडकर का सपना। लेकिन इन्होंने बहुत प्रभावी रूप से उन कंट्राडिक्शंस को उजागर किया है जो भारतीय समाज में है और जिस प्रकार की भारत की अपेक्षा हमारा संविधान करता है। मतलब हियर आर इन द ईयर after independence, in the year of 1948, we are going to make our constitution, and in 1950 we had made our constitution, and in that constitution we promise equality for all, justice for all, but our society has some different values like the system of caste, like the gender discrimination, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव था, बहुत सारे जातियों को जो जन्म आधारित कुछ वंचनाओं का सामना करना पड़ता था, तो डॉक्टर अंबेडकर उसी की बात कर रहे हैं। तो ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हम एक विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स, राजनीति में वी हैव इक्वलिटी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। जहाँ राजनीति के क्षेत्र में तो एक समानता हमारे पास रहेगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वो समानता नहीं रहेगी। In politics, we will recognize the principle of one man, one vote, and one value, one vote, one values। जब हम सबसे पहले डेमोक्रेसी को पढ़े थे तो उसमें एक प्रिंसिपल के रूप में पढ़े थे कि जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ एक व्यक्ति का एक वोट होगा और उसका एक मूल्य होगा। तो वो हमारे संविधान ने दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे के कारण कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, एक व्यक्ति और एक मूल्य, यानी एक व्यक्ति की समानता की बात, हर चीज़ों से अलग, जाति और धर्म और पंथ से अलग और लिंग से अलग, वो समानता हमारे समाज में नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का ढांचा ऐसा नहीं है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस
दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, कब तक हम इस विरोधाभास के जीवन को जिएंगे? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इफ फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। तो ये कह रहे हैं इन विरोधाभास को हम कब तक जारी रख सकते हैं? अगर हम बहुत लंबे समय तक जारी रखें तो हम जो हमारी पॉलिटिकल समानता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एश्योर किया है वो भी हम खो बैठेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, उसके साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं एक डर भी है फ्यूचर को लेके। और वो डर ऐसा है जो यथार्थ है, ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक डर है, क्योंकि हमारे समाज का ढांचा तब बहुत सही नहीं था। अब तो बहुत सारी चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी कुछ, आप पेपर पढ़ते होंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन उसको भी सही करना है। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई हैं। ठीक, तो हम एक अच्छे दिशा में मुड़े भी हैं, एक अच्छे दिशा में हम मूव भी किए हैं। ठीक, ओके। तो अब अगला वर्ड है आपका फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिलोसफी। द बेसिक प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द थॉट एंड एक्शन ऑफ ए पर्सन। ठीक, किसी व्यक्ति के विचार और उसके कार्यों को जो चीज़ निर्धारित करता है। तो हमारे संविधान के विचार, हमारे संविधान के फंक्शन यानी कार्य को या प्रकार्य को कौन सी बातें, जो मूल बातें होंगी वो निर्धारित करेंगी। तो एक चीज़ और कि नोट्स बनाते समय आपको पहले पेज पर ये फिलॉसफी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको प्रियम्बल्स कहते हैं, जिसका आपने शपथ लिया था, उसको लिखना है सबको। और उसके बाद एक पेज पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो लिखी हैं वो भी लिखना है, दोनों बातें लिखनी है। ठीक, तो क्या है हमारा प्रियम्बल्स और क्या है ये फिलॉसफी? We the people of India, having solemnly resolved to continue India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality to status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. अब इतना बड़ा चीज़ है, लेकिन इसमें जो फिलॉसफी है वो बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बेसिक फिलॉसफी ये है कि ये जो संविधान है उसमें चाहे जो सरकार गठित होगी उसका सबसे सोर्स ऑफ पावर, यानी जो सरकार की शक्ति होगी उसका सोर्स कौन होगा? वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम वी द इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया, हम जो भारत के मतदाता हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वही इसके सबसे बड़े स्रोत होंगे शक्ति के। दूसरी चीज़ है सॉवरेन। सॉवरेन यानी, सॉवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है कि कोई सरकार अपने लोगों द्वारा निर्वाचित हो और उसके निर्णयों में कोई बाह्य हस्तक्षेप न हो। यानी भारत सरकार कैसी पॉलिसी चलाएगी ये अमेरिका या चीन नहीं डिसाइड करेगा, ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे और भारत की सरकार डिसाइड करेगी मिलके। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का सीधा मतलब ये है कि हर कोई समान नहीं हो सकता। एक तरह से अगर कहें कि डेवलपमेंट की एक रेस में कोई ना कोई पिछड़ ही जाता है। ठीक, चाहे कभी किसान पिछड़ जाए, कभी मजदूर पिछड़ जाए, कभी कुछ और वल्नरेबल ग्रुप पिछड़ जाए, कभी कोई विकलांग व्यक्ति है वो पिछड़ जाए, तो उनकी मदद सरकार करेगी। इसी को हमारे यहाँ कहा गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक, यानी जो व्यक्ति पिछड़ रहा है इस विकास की दौड़ में, सरकार उसकी मदद करेगी। सेक्युलर मीन्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय सीधा सा ये है कि सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी। कोई नागरिक किस धर्म का है इस आधार पे उसके अधिकारों में न तो कटौती की जा सकती है, न ही उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी प्रत्येक धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तीसरी बात, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। और चौथी बात, राज्य सभी के धर्मों को मान्यता प्रदान करेगा। उसके बाद आपका आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है प्रजातंत्र, जिसके बारे में हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिपब्लिक मतलब होता है कि उस सरकार का जो है, चाहे उस देश का हेड ऑफ स्टेट। देखो, एक चीज़ होता है हेड ऑफ स्टेट, एक चीज़ होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। जब हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं तो उस देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, सबसे पहला व्यक्ति कौन है? तो वो राष्ट्रपति होता है। तो जिस देश का हेड ऑफ स्टेट
इलेक्टेड होता है यानी निर्वाचित होता है तो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। इसीलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ आज भी हेड ऑफ स्टेट महारानी है। उसके बाद आपका है फर्स्ट वर्ड जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव न हो। लिबर्टी मतलब होता है आपके विचारों की, आपके एक्सप्रेशन की और आपके विश्वास की स्वतंत्रता, यानी आप जो धर्म चाहें अपना सकें, जहाँ चाहें वहाँ भाषण दे सकें, जहाँ चाहें जा आ सकें। इक्वालिटी हम पढ़ ही चुके हैं। फ्रेटर्निटी मतलब होती है बंधुता। अभी हम मजदूर दिवस की बात कर रहे हैं, तो मजदूर दिवस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसीलिए तो कि वो हमारे समाज का एक बहुत अच्छा अंग है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं वो। तो उनके कार्यों की सराहना करना कहीं ना कहीं उस बंधुता का ही देन है कि हम उनको मान रहे हैं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद इसमें डेट ऑफ एडेप्टेशन का बात हुआ है कि यानी हम अपने संविधान को इस तारीख को एडेप्ट किए, यानी इस तारीख को लागू किए, लागू नहीं किए, सॉरी, एडेप्ट मतलब स्वीकृत किए। लागू करने की तिथि हमारे संविधान की 26 जनवरी 1985 है। ठीक, तो ये रहा आपका फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन अक्सर कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो पहले तो मूल बात समझें कि इंस्टीट्यूशन हम किसे कहते हैं। इंस्टीट्यूशन हम उनको कहते हैं कि जो संस्था या जो संगठन जिन मूल्यों की बात हमने की है अभी, संविधान के जो मूल्य और दर्शन है उसको कार्यान्वित करे, उसी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो हमारे संविधान के मूल्यों और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की भी व्यवस्था की, संस्थाओं की भी व्यवस्था की है। जैसे उसमें एक संस्था पार्लियामेंट है, जैसे उसमें एक संस्था राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एक पद भी है और एक संस्था भी है। संस्था इस रूप में है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, यानी द हेड ऑफ स्टेट प्रमोट दैट वैल्यू विच हैज़ बीन इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जिन मूल्यों की व्यवस्था की गई है उसको वो राष्ट्रपति जो है वो आगे बढ़ाता है। एक संस्था प्रधानमंत्री है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन है, इसी तरह से CAG है। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. A constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. तो जो सांगठनिक रूप से उन मूल्यों की व्यवस्था करना संस्थाओं में, इसका डिज़ाइन करना, ये इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोसीजर चूजिंग पर्सन टू गिव द कंट्री, इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच एक्शन। कोई शासक चाहे कोई संस्था कितनी शक्ति रखेगी, शासन का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के माध्यम से तय किया जाता है। तो ये रहा आपका लास्ट लेक्चर, यानी 4th लेक्चर, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन आंसर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।